प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। उस रिएक्शन के मैकेनिज्म समझने के लिए किन किन बातों पे हमें ध्यान देना था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिएजेंट्स के बारे में, अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसके बारे में पढ़ा था, और एक अलग तरह का अटैकिंग रिएजेंट भी पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सेंटर होते थे। उसे हम लोगों ने क्या बोला था, एम्बीफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो उसमें हम लोग दो तरह के न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे, एक नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल और एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन या बॉन्ड ब्रेकिंग। तो हम लोग बात करेंगे बॉन्ड फिशन। जिसे हम लोग बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं, इसे हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोलेंगे। तो चलिए, बॉन्ड फिशन का मतलब क्या है। ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, उसे ब्रेक कर दिया गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड फिशन। जैसे ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी मैनर से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया, तो ए एक स्पीसीज बना और एक बी बना। अब पता नहीं इस पे क्या आया है, इस पे क्या आया है, ये बॉन्ड बीच का ब्रेक हो गया। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड फिशन। मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड फिशन। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड फिशन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब बात करें कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कितने तरह से हो सकता है। सर, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया होगा, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो दिए हैं उससे शेयरिंग हुआ होगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब बॉन्ड के फिशन की बात करें तो ये हो सकता है कि सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए या दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए। अरे भाई, बॉन्ड बनाते समय तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया था। अब दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो कि बी के पास चला गया तो बी पे माइनस और ए पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि अनइक्वल। आप बोलोगे कि अनइक्वल, दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास गया और एक के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। ये तरीका हो सकता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरह के बॉन्ड का तोड़ने का तरीका हो सकता है, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना और दूसरा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किए, दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, तो बी पे माइनस चार्ज, ए पे प्लस चार्ज, एक कटायन बना। प्लस चार्ज को क्या बोलते हैं, कटायन। माइनस चार्ज को क्या बोलते हैं, अनायन। कटायन अनायन दो तरह के स्पीसीज बने, तो एक ही तरह के बने कि अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे फिशन को, हेटेरोलाइटिक फिशन या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। ए बॉन्ड फिशन इन विच unequal distribution of bonded electron. A bond fission in which unequal distribution of bonded electron takes place is called as heterolytic bond cleavage. जबकि a bond fission in which equal distribution of bonded electron takes place is called homolytic bond fission. तो बॉन्ड फिशन की अगर बात करें तो दो तरह के हम लोग बॉन्ड फिशन पढ़ेंगे। कौन कौन से, तो फर्स्ट बॉन्ड फिशन जो हम लोग पढ़ेंगे, होमोलाइटिक। कौन सा, होमो लाइटिक। एक तरह का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरा जो बॉन्ड फिशन पढ़ेंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। देयर आर two types of bond fission. First one is homolytic and the second one is heterolytic. Homolytic bond fission
and second one is heterolytic. बॉन्ड फिशन। अब चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन का। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, इसमें क्या लिखेंगे? A bond fission in which unequal distribution of bonded electron takes place is called homolytic bond fission। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। जैसे देखा जाए कि मान लो कि कार्बन है, यहां पर मान लो कि 3 बॉन्ड बनाया है कार्बन और एक जेड एटम है कोई। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जेड को गया और एक इलेक्ट्रॉन सी को गया। देखो बेटा, एक एरो ऐसे बनाया जाता है और एक एरो ये बना हुआ है। ये एरो क्या बता रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, एक एरो बना है ना, दिस एरो इज कॉल्ड एज सिंगल हेडेड एरो। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल हेडेड एरो। और इसको क्या बोलते हैं? डबल हेडेड एरो। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या बताएंगे हम लोग? सिंगल हेडेड कर्व एरो या डबल हेडेड कर्व एरो? आप बोलोगे सिंगल हेडेड कर्व एरो। तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बना होगा? सुनना सर, कार्बन ने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसे यहां चलाया, तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, प्लस जेड पे एक इलेक्ट्रॉन बना। भाई इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा कि कोई चार्ज नहीं आएगा? सर, कार्बन को ना तो इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। अगर पहले पूछा जाए बॉन्ड बनने के पहले, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, जेड ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन जेड ने लिया, तो कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। यहां पर जो बना वो एक न्यूट्रल स्पीशीज बना और इसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसे? कार्बन फ्री रेडिकल। ये न्यूट्रल स्पीशीज है। अगर कंडीशन की बात किया जाए तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के लिए कंडीशन जो होता है वो हाई टेम्परेचर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, और क्या हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और क्या हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल, और क्या हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सभी कंडीशन है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के HNU, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर इस बॉन्ड फिशन की बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन का
जो मूवमेंट दिखाया जाता है सिंगल हेडेड कर्व एरो से। इस पॉइंट को नोट करते हैं। इन दिस बॉन्ड फिशन movement of electron is represented by single headed curved arrow. इसी को हम लोग फिश हुक एरो भी बोला जाता है, बोलते हैं। फिश हुक एरो मतलब जैसे फिश कैच करने के लिए जो एरो का यूज किया जाता है उसे फिश हुक एरो बोलते हैं, और फिश हुक एरो। नेक्स्ट पॉइंट, इस फिशन के बाद दो न्यूट्रल स्पीसीज बन रहे हैं, कोई चार्ज नहीं बन रहा है, कोई आयन नहीं बन रहा है, इसलिए इसे नॉन आयनिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोला जाएगा। इन दिस बॉन्ड क्लीवेज टू न्यूट्रल स्पीसीज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल, आर फॉर्म्ड, so it is also called as non-ionic bond cleavage। इसे नोट करें, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। नोट करिए, हाँ बच्चों, नेक्स्ट बॉन्ड क्लीवेज है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? ए बॉन्ड क्लीवेज in which unequal distribution of bonded electron takes place। Unequal distribution of bonded electron takes place is called heterolytic bond fission। In this bond fission, electronic movement is represented by double-headed curved arrow। Double-headed curved arrow। डबल हेडेड कर्व्ड एरो कैसे बनेगा सर? इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस बॉन्ड क्लीवेज
टू डिफरेंट आयंस क्या क्या बनता है? कटायन। प्लस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं बेटा? कटायन। एंड माइनस चार्ज वाले को अनायन। कटायन एंड अनायंस आर फॉर्म्ड। तो आयंस बन रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आयनिक क्लीवेज की नॉन आयनिक क्लीवेज? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड क्लीवेज या आयनिक बॉन्ड फिशन। इसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड फिशन। फिर से वही बात, जैसे ये कार्बन है, 3 बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक जेड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहां पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जेड के पास चला जाए। क्या बना होगा? कार्बन के पास 3 बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन जेड के पास चला गया। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन जेड दिया था बॉन्ड बनाने के लिए। जो कार्बन दिया था वो भी इलेक्ट्रॉन जेड के पास चला गया, मतलब इसका अपना इलेक्ट्रॉन चला गया, निगेटिव चार्ज चला गया। तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? प्लस चार्ज। और जेड ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या चार्ज डेवलप होगा? माइनस चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकटायन। ये क्या है? कार्बोकटायन। और ये क्या है? एक अनायन है। कार्बन पे ये प्लस चार्ज है इसलिए कार्बोकटायन बोलेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता था, ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में ही, कि सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला जाता तो क्या बनता? कार्बन पे निगेटिव चार्ज फिर चला आता सर, और जेड पे पॉजिटिव चार्ज आता। तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। और इसे क्या बोलते हैं? कटायन। तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। अब बात करें इसमें बॉन्ड ब्रेक होने के कंडीशन की, तो यहां पर लो टेम्परेचर पे ये बॉन्ड फिशन होता है। लो टेम्परेचर। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। थर्ड, वहां पर प्रेजेंस ऑफ क्या था? पेरोक्साइड। यहां एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो ये सब जो कंडीशन है वो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के हैं। तो देखो बेटा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या बना था? कार्बन फ्री रेडिकल। हेट्रोलाइटिक में कार्बोकटायन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। तो ये कार्बोकटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल जो बना, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम इंटरमीडिएट की स्टडी करेंगे। नोट करिए। अब हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में देखेंगे। तो हमने क्या बताया? कार्बन पे प्लस चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोकटायन। कार्बन पे माइनस चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन आयन। और ये अनचार्ज कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज कॉल्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। और इसे क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल।
तो चलिए इनके बारे में कुछ हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, किस चीज की? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर बात करें, इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड टूटा था तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑक्टेट की अगर बात करें तो ऑक्टेट यहां का इनकम्प्लीट है, और यहां का ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर नेचर की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां भाई ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ में निगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। और यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेक्स्ट अगर बात की जाए मैग्नेटिक नेचर का, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होगा डायामैग्नेटिक। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, वो डायामैग्नेटिक है। लेकिन यहां पर देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर लें, तीन बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड और एक माइनस चार्ज, 3 बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। और यहां पर 3 ही बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? sp2, एक्सेप्ट CF3 रेडिकल जो होता है, CCl3 रेडिकल जो होता है, ये sp3 होते हैं। तो sp2 है, तो ये कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये sp3 है जिसमें एक लोन पेयर है, तो क्या लिखेंगे? पिरामिडल लाइक अमोनिया। और ये sp2 है, तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप इसे नोट करें। ये इंटरमीडिएट के बारे में, कुछ और भी इंटरमीडिएट होते हैं। यहां पर जो ये इंटरमीडिएट बना है, कार्बन के एक बॉन्ड को ब्रेक करके बना है। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, कार्बन के 2 बॉन्ड को ब्रेक करने से भी एक इंटरमीडिएट बनता है, कार्बीन। क्या? कार्बन नहीं, कार्बीन। तो पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं कार्बीन के बारे में डिस्कस करता हूं। नोट करिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग इंटरमीडिएट कार्बीन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बीन, मैंने क्या बताया? कार्बीन जो होता है वो 2 बॉन्ड ब्रेक करके बनता है। जैसे कार्बन है,
वहां पर एक बॉन्ड जेड लिया था, यहां पर दो बॉन्ड ब्रेक करना है, एक्स और वाई बॉन्ड मैंने ले लिया, तो यहां से कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। दो पॉसिबिलिटी है बेटा, अगर इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक फिशन हुआ और इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक फिशन हुआ, तो यहां से क्या बनेगा, कार्बन के दो बॉन्ड तो रहेंगे सर, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, प्लस एक्स रेडिकल प्लस वाई रेडिकल। दूसरा एक ये तरीका हो सकता है कि सर कार्बन के ये दो बॉन्ड है, ये एक्स था और ये वाई था, इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन हो तो एक्स पे माइनस चार्ज आ जाए, ठीक है। तो कार्बन पे क्या आ गया, यहां पर प्लस चार्ज आ गया, और कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाए, तो यहां क्या आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए। तो वाई पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो ये देखो, ये कार्बन बाईवैलेंट, ये भी कार्बन बाईवैलेंट, दिस इज ऑल्सो कार्बिन, इसको भी क्या बोलेंगे, कार्बिन बोलेंगे, और इसे भी क्या बोलेंगे, कार्बिन बोलेंगे। ये कार्बिन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, और इस कार्बिन को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन। क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बिन, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों में जो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सर इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक ही घर में है तो दोनों में रिपल्सन होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन दोनों अलग अलग घर में है, एक इस ऑर्बिटल में एक इस ऑर्बिटल में, तो दूर दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो सिंगलेट कार्बिन लेस स्टेबल होगा और ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होगा। एक पॉइंट हमें मिला, क्या ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होता है, इसके लिए s का वैल्यू प्लस हाफ, इसके लिए s का वैल्यू प्लस हाफ, टोटल s का वैल्यू हो गया 1, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ प्लस हाफ 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां से कितना आएगा, 2s+1 2, और s का वैल्यू हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, 2 + 1 = 3 आ गया, इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन। और यहां पर देखा जाए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 2s+1, बेटा इसके लिए प्लस हाफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए माइनस हाफ, टोटल s कितना हो गया 0, तो 2 × 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, सिंगलेट कार्बिन। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ज्यादा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही नहीं होगा, इसलिए यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो ये स्टेबल क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगा। ये रीजन है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट कार्बिन में कम होता है, ट्रिपलेट कार्बिन में ज्यादा होता है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। दूसरी बात, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसे नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिपलेट कार्बिन इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, तो आपका आंसर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सिंगलेट कार्बिन इज डायामैग्नेटिक, नोट करें। हमने
हमने पढ़ लिया अटैकिंग रिएजेंट के बारे में, हमने पढ़ लिया बॉन्ड फिशन के बारे में, हमने पढ़ लिया इंटरमीडिएट के बारे में। जो फोर्थ कंसेप्ट बनता है मैकेनिज्म के लिए वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ईडीई। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट अराइज होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या लिखेंगे? इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as electronic displacement effect। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ईडीई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इफेक्ट अराइज होगा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये दो तरह के होंगे, एक शिफ्टिंग होगा और दूसरा जो होगा ट्रांसफर होगा। एंड सेकेंड जो होगा वो क्या होगा? ट्रांसफर। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे सपोज मैं यहां पर एक चेयर पे बैठा हुआ हूं, एक यहां भी चेयर लगा हुआ है, दो चेयर लगा हुआ है जिसमें एक में बैठा हुआ हूं। सपोज कल को वीएससी सर आते हैं और बोलते हैं कि प्रेम सर थोड़ा सा शिफ्ट हुई इसी चेयर पे, हम भी बैठ जाते हैं। एक ही चेयर पे दोनों लोग बैठ जाते हैं, तो क्या हुआ? ये शिफ्टिंग हुआ। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हुआ। एक ही चेयर पे थोड़ा सा मैं शिफ्ट हो गया और सर बैठ गया। दूसरा जो इफेक्ट है, मैं यहां पर बैठा हूं, यहां पर एक और चेयर लगा हुआ है, कोई आया और बोला कि सर ऐसा करिए आप उस चेयर पे चले जाइए, मैं इस चेयर पे बैठूंगा। दिस इज ट्रांसफर। एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो गया। और जब एक ही चेयर पे रहा वहीं पर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, दिस इज शिफ्टिंग। तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा हुआ? शिफ्टिंग में कि ट्रांसफर में? आप बोलोगे कि ट्रांसफर में। और जब ट्रांसफर में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ तो इफेक्ट भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट अराइज हुआ उसे ही हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वहां पर इफेक्ट भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो दो तरह के इफेक्ट हैं, शिफ्टिंग और ट्रांसफर। यहां पर हम चाहे तो ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होगा रिलेटिवली और ये क्या होगा? वीक होगा रिलेटिवली। अब इस इफेक्ट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो इस इफेक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल। जबकि इसमें हम लिखें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें क्या होता है? ओरिजिनल ऑर्बिटल में, जिस ऑर्बिटल में थे उसी ऑर्बिटल में। जैसे मैं चेयर पे थोड़ा सा क्या हो गया था? शिफ्ट हो गया था। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपने ऑर्बिटल को चेंज कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव टू अनदर ऑर्बिटल। अब इसमें जो हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे वो इफेक्ट का नाम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें जो हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे उस इफेक्ट का नाम होगा मेजोमेरिक इफेक्ट
जिसे हम लोग रेजोनेंस भी बोलते हैं, और दूसरा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शिफ्टिंग एंड ट्रांसफर। शिफ्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट और ट्रांसफर में मेजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट नेचर एंड टेम्पररी नेचर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी। दो तरह के इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे परमानेंट इफेक्ट और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हमें तीन इफेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे इंडक्टिव, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस या मेजोमेरिक, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। टेम्पररी इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब रिएक्शन पार्ट पढ़ेंगे तो ये आएगा। दोनों में परमानेंट और टेम्पररी नाम क्यों पड़ा? सुनिएगा बेटा, परमानेंट और टेम्पररी नाम पढ़ने का सबसे पहले तो ये रीजन है, ये परमानेंट है मतलब मेरे में कोई एक इफेक्ट चल रहा है और वो इफेक्ट किसी और पे डिपेंड ही नहीं करता। दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट। जैसे मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मेरे घर से कोई आ गया और मेरा ब्रीदिंग रुक जाएगा। ब्रीदिंग चल रहा है तो चल रहा है, ये परमानेंट इफेक्ट है। और कोई ऐसा इफेक्ट आए जो किसी एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड करे, उससे बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। क्या बोलते हैं? उससे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पररी इफेक्ट। जैसे यहां पर लाइट है, दिस इज टेम्पररी इफेक्ट। अगर बाहर से स्विच ऑफ हो गया तो लाइट नहीं है, बाहर से स्विच ऑन हो गया तो लाइट है। और अगर अच्छी तरह से आप इफेक्ट के बारे में समझना चाहो तो जैसे मान लो कि आप घर पे बैठे हुए हो, घर पे बैठे हुए हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस ले रहे हो, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। आपके पापा आके चले गए, ऐसा नहीं कि पापा आ गए तो सांस आपका रुक गया। आपकी मदर आके चली गई, सांस चल रहा है, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन आपका बैठ के पढ़ाई करना, ये कहीं ना कहीं टेम्पररी इफेक्ट हो जाता है कि भाई पापा आज घर पे आए हैं तो हमें पूरे दिन पढ़ना है, पापा चले गए तो पढ़ाई कम करना है। तो आपका डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करना कैसा इफेक्ट है? एक टेम्पररी इफेक्ट। और इसी टेम्पररी इफेक्ट को अगर परमानेंट इफेक्ट बना लो तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पढ़ाई करते रहो अच्छी तरह से। ये नहीं होना चाहिए कि कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, घर पे पापा है, मम्मी है। यार पढ़ाई करना है, एक बार अच्छी तरह से पढ़ जाएंगे, दुनिया के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे। तो आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है यार, कि जैसा पढ़ें ऐसा कुछ तैयारी करें कि जिस मेडिकल कॉलेज पे हाथ रख दे वो मेरा हो, जहां उंगली मेरा चल जाए वो मेडिकल कॉलेज मेरा हो। तो चलो, मैं तो इफेक्ट पढ़ा रहा था यार। इफेक्ट क्या है? दो तरह के, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं किया, ये मेरे अंदर हो रहा है तो हो रहा है वो इफेक्ट। और ऐसा इफेक्ट मेरे अंदर हो रहा है जो किसी के आने से वो रुक गया, वो कैसा इफेक्ट है? टेम्पररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट की अगर बात किया जाए तो डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्या लिखेंगे? डज नॉट डिपेंड्स ऑन
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और टेम्परेरी इफेक्ट में डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ attacking agent. The electronic displacement effect on the basis of permanent and temporary nature divided into two parts, permanent effect and temporary effect. परमानेंट इफेक्ट में क्या हम लोग पढ़ेंगे? इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, और टेम्परेरी में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब सुनना मेरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है सिग्मा बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, रेजोनेंस जो होता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से, और हाइपर कंजुगेशन जो होता है सिग्मा पाई दोनों के इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से। अब मेरे को एक चीज बताओ कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो जब ये स्ट्रांग बॉन्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा कि वीक होगा? सर ये तो जब स्ट्रांग बॉन्ड है तो इनके इलेक्ट्रॉन आप इजीली डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप इजीली डिस्प्लेस कर सकते हो। जैसे ऐसे तुम समझ लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे सामने द ग्रेट खली यहां पर खड़ा है। यार बताना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है? द ग्रेट खली ज्यादा स्ट्रांग है और मैं उसके लिए क्या हूं? यहां पर वीक हूं। अगर कोई बंदा आया मेरे को ऐसे पकड़ के और डिस्प्लेस करने की कोशिश किया तो मैं डिस्प्लेस हो जाऊंगा। अगर मेरे को द ग्रेट खली बोला कि डिस्प्लेस होना है, मेरे तरफ आया डिस्प्लेस करने के लिए, उसको करना भी नहीं पड़ेगा, मैं भाग जाऊंगा, डिस्प्लेस हो गया। लेकिन मैं उसको ऐसे पूरा इसे उसको पकड़ लिया, सपोज ये द ग्रेट खली है, उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, वो नहीं हो रहा है, मैं ही हो रहा हूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं। तो जो स्ट्रांगली बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होगा, जबकि जो वीकली बॉन्डेड है वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब पाई बॉन्ड वीकली बॉन्डेड है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो ये इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वो इफेक्ट स्ट्रांग। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कब ज्यादा होगा? जब बॉन्ड वीक होगा। तो बॉन्ड वीक सबसे यहां पर कौन सा है? पाई। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो सबसे स्ट्रांग इफेक्ट कौन सा होगा? मेजोमेरिक। उसके बाद यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा पाई दोनों है। तो मेजोमेरिक के बाद कौन आएगा? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद कौन आएगा? इंडक्टिव। अगर स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा मेजोमेरिक, और मेजोमेरिक के बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद एक एक इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, तो नोट करिए। हेलो बच्चों, अब चलिए एक एक इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इंड्यूस वर्ड से अराइज हुआ है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हिंदी में बोला जाए इंड्यूस होना, मतलब किसी से प्रेरित होना, है ना? प्रेरणा, प्रेरित होना, है ना? तो इस इफेक्ट में भी ऐसा कुछ होगा। चलिए इसको समझते हैं। जैसे यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। इस कार्बन से पूछा कि भाई तू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? तो बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं यार, क्योंकि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ना तो मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं ना तो मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला कि जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही मेरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ऐसे बॉन्ड में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लिया। अगर इलेक्ट्रॉन देता ये तो इस पे प्लस आता, इस पे माइनस आता, चार्ज आता, पोल आता, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है किसी को, ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। सुनना आप मेरी बात को अच्छी तरह से बेटा।
ये कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर। कार्बन 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 और यहां पर एक एटम आ गया जिसका नाम है मान लो फ्लोरीन। भाई ये सब बॉन्ड कैसे हैं? नॉन पोलर। कैसे बॉन्ड है? नॉन पोलर। अब देखो क्या होगा, फ्लोरीन की ईएन चूंकि ज्यादा है तो फ्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब फ्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? माइनस डेल्टा चार्ज। क्यों भाई? क्योंकि सर ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा लेकिन तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया फ्लोरीन की तरफ। जैसे कार्बन कार्बन होता है तो यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहां होता? बीच में होता। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहां होता? बीच में होता। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहां आ गया? थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ आ गया। इसलिए फ्लोरीन पे कंप्लीट माइनस चार्ज नहीं, कंप्लीट माइनस चार्ज कब आता? जब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता, एफ पे माइनस चार्ज, सी पे प्लस चार्ज। नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा है, बस ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा सा खींच रहा है, तो यहां पर माइनस डेल्टा, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस डेल्टा। अब सुनना, यहां से कहानी बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी कहानी स्टार्ट होगी। एफ ने इलेक्ट्रॉन खींचा, ये बॉन्ड कैसा था भाई? पोलर बॉन्ड था। कैसा था? पोलर बॉन्ड। क्यों भाई? क्योंकि यहां चार्ज डेवलप हो गया। ये कैसा बॉन्ड था? नॉन पोलर बॉन्ड था। ये कैसा था? नॉन पोलर। अब सुनना मेरी बात, यहां से जैसे इस कार्बन पे फ्लोरीन के एडजेसेंट वाले कार्बन को मैंने C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया, इसको C3 बोल दिया, इसको C4 बोल दिया। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। प्लस चार्ज आना मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जा रहा है, फुली नहीं जा रहा है, पार्शियल जा रहा है, इसलिए डेल्टा बना है। डेल्टा का मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियली यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। भाई इधर से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा क्या? नहीं। फ्लोरीन बोलेगा कि तेरी हिम्मत है क्या कि मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है किससे? कार्बन से। कार्बन कभी हिम्मत करेगा क्या कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लो? इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब कार्बन क्या बोलेगा कि मैं इधर से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो इसने क्या किया? इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, तो यहां भी प्लस चार्ज डेवलप हो गया। मान लो कि यहां पर प्लस डेल्टा 2 कर दिया, यहां पर प्लस डेल्टा 1 कर दिया। जैसे यहां पर प्लस डेल्टा 2 आया, मतलब यहां भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, तो यहां पर प्लस डेल्टा 3 आ गया। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा, प्लस डेल्टा 4 आ गया। ऐसे ये इधर से खींचना शुरू कर दिया। सर ये तो नॉन पोलर बॉन्ड था, लेकिन इस पोलर बॉन्ड के आ जाने के कारण यहां पर चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिए, मतलब ये नॉन पोलर बॉन्ड पोलर जैसा बिहेव करने लगा। भाई ये बॉन्ड क्या था? नॉन पोलर। लेकिन एक पोलर बॉन्ड आया, और ये पोलर बॉन्ड क्या किया कि सभी बॉन्ड को पोलर जैसा, जो नॉन पोलर बॉन्ड थे उसको पोलर जैसा बिहेव कराने लगा। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पोलरिटी इंड्यूस in a non-polar bond due to presence of a polar bond is called as inductive effect. पोलर बॉन्ड के कारण नॉन पोलर बॉन्ड में पोलरिटी का आ जाना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पोलर बॉन्ड के कारण नॉन पोलर बॉन्ड का पोलर बॉन्ड के जैसा बिहेव करना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पोलरिटी इंड्यूस्ड in a non-polar bond due to presence of a polar bond is called as इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, पोलरिटी इंड्यूस हो रहा है, पार्शियल डेवलप चार्ज हो रहा है, और ये कार्बन ने इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, मतलब नॉन पोलर बॉन्ड में भी क्या आ गया? पोलरिटी आ गया। तो वही मैं लिखा हूं, पोलरिटी इंड्यूस इन ए नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट।
इसके बारे इस इफेक्ट के बारे में और अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल। मतलब कहने का यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा बॉन्ड तोड़ के इधर चला गया, इसी और ऑर्बिटल में है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गया। बट इन दिस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल एंड या बट शिफ्टेड टू more electronegative एटम। एक चीज और भाई, जब ये इफेक्ट हो रहा है तो मान लो कि मैं यहां पर आ गया एक्सटर्नल कोई एजेंट, एक्सटर्नल रिएजेंट, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा मेरे से डर के? खींचेगा। तो ये परमानेंट इफेक्ट हुआ कि टेम्पररी हुआ? तो क्या लिखेंगे? दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए, ये इफेक्ट क्यों अराइज हुआ? इस दो बॉन्डेड जो एटम्स हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया, इसी वजह से ये इफेक्ट अराइज हुआ। तो क्या लिखेंगे? द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of bonded atoms। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर कॉज की बात करें तो बॉन्डेड एटम्स जो है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो कितने तरह के होंगे? दो तरह के। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, दो तरह के इफेक्ट, एक जो खींच रहा है, एक जो खींच रहा है, तो उसमें कैसा चार्ज आया? माइनस चार्ज। तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलेंगे? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसे क्या बोलेंगे? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब माइनस आई इफेक्ट। और एक जो इलेक्ट्रॉन देगा, ये खींच रहा है मतलब ये दे रहा है। इफेक्ट तभी अराइज होगा जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तभी अराइज होगा जब एक दूसरे का अपोजिट होगा। एक खींच रहा है मतलब ये दे रहा है, तभी तो वो खींच पा रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वन इज माइनस आई इफेक्ट एंड वन इज प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाला। एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बीच में कोई ना कोई तो न्यूट्रल होगा जो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर किसे बोलते हैं? ऐसा नंबर जो जीरो से बड़ा हो। तो हमने न्यूट्रल नंबर क्या माना? जीरो। वन क्या है? पॉजिटिव नंबर, क्यों? जीरो से बड़ा है। लेकिन मान लो कि हमने रेफरेंस ले लिया 5 को और हम बोले कि 3 कैसा नंबर है? इन रेफरेंस ऑफ 5 3 इज नेगेटिव नंबर, क्योंकि 5 से जो छोटा हो गया वो वहां पर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जीरो रेफरेंस लिए हैं, -1 इज नेगेटिव, क्योंकि जीरो से -1 छोटा है। अगर 5 रेफरेंस ले लिए तो 3 इज नेगेटिव, क्योंकि 3 5 से छोटा है। समझ में आया? तो
एक माइनस इफेक्ट माइनस आई है, दूसरा प्लस आई है। अरे भाई जीरो तो किसी का इफेक्ट होगा जिसको हमने रेफरेंस माना होगा। हाँ, रेफरेंस जिसे माना है वो है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज रेफरेंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। हाइड्रोजन एटम को क्या लिया गया रेफरेंस, किस चीज के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। तो यहां पर चाहे तो हम नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज रेफरेंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह के हैं, दो तरह के। देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यही दे रहा था ना, देखो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा था इधर की तरफ, और ये खींच रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई माइनस आई के बीच में कौन आया, हाइड्रोजन, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जीरो। मतलब यहां लिख सकते हैं इट मीन्स H atom has, hydrogen atom has zero inductive effect। हाइड्रोजन एटम का क्या है, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो आप इसे नोट करें। हाँ तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, कौन कौन से प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, कौन कौन से माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट हम जो पढ़े हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे, यूज कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।